हाँ बेटा, गुड इवनिंग सभी को। एक बार आवाज आ रही है तो बेटा एक बार थंब मार दो बेटा, जैसे अपन पेपर को स्टार्ट करें। पेपर को स्टार्ट करें, एक बार अगर आवाज आ रही है तो थंब मार दो बेटा। ओके, ठीक है। हाँ बेटा, सभी लोगों को मेरे हिसाब से आवाज आ रही होगी अच्छे से समझ में। अब देखें, कल वाला पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं। पहली बात तो फिर वापस एक ही बात कहूंगा, चिंता नहीं करें, नंबर कम आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन पेपर छोड़ दें। पेपर छोड़ देंगे तो वैसी सिलेक्शन खत्म, नंबर कम आने दो। और बार बार घर पे जाकर बस यही एनालिसिस करो कि हमसे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे, कि अपन उनका कैसे सॉल्व करें, कैसे करें, बस, है ना। अब जैसे अगला संडे है तो पढ़ के आओ। अब जो अपना आगे वाला कोर्स है इसको स्लो कर सकते हो, लेकिन जो पीछे वाला है ना उसको बार बार रिपीट करो और अपने बस पढ़ के आओ। और आराम से ये कोशिश करो कि मेरी नेगेटिव मिनिमम से मिनिमम, है ना, है यही बनाओ। चाहे हम 100 में से 40 ही क्वेश्चन कर पा रहे, 30 ही कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें 2 नेगेटिव होनी चाहिए, 3 नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे आपकी 20 नेगेटिव हो रही है, उसको कम करो, पढ़ के आओ, कम करो। फिर घर जाके एनालिसिस करो कि हमने इस पेपर में यहाँ गलती की है, जिससे भविष्य में वो गलती ना। अब देखें, जो अपना पहला क्वेश्चन है वो एस ब्लॉक से रिलेटेड है, और ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार पूछ चुका। इसमें वो आपको क्या करेगा, या तो फर्स्ट डे वर्क के कार्बोनेट देगा, या आपको वो सेकेंड डे वर्क के कार्बोनेट देगा, और वो आपसे कहेगा कि आपको ये बताना है कि इनमें थर्मल स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है। होता क्या है, जैसे ही आप कार्बोनेट को गर्म करते हो, जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो तो वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देता है और कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। लेकिन हमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कार्बोनेट है जिसको आप गर्म करें और वो आपको आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड ना दे। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको 4 कार्बोनेट दे रखे हैं, लिथियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और रुबिडियम कार्बोनेट, और पूछा गया है किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप समझना, होता क्या है कि जो हमारा ये कार्बोनेट है, एक्चुअल में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती क्यों है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे ये कार्बोनेट हमारा है CO3-2, यहां फाजांस का नियम लगता है। फाजांस क्या कहता है कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा वो ऋणायन को या लोन पेयर को उतना पोलराइज करे, उतना अपनी ओर खींचेगा। अगर सपोज करो यहां हमारा धनायन इस तरह का है जो आकार में छोटा है, फाजांस का नियम याद आना चाहिए कि धनायन का आकार जितना छोटा होगा वो ऋणायन को उतना पोलराइज करेगा, उतना ध्रुवित करेगा। तो एक्चुअल में यहां धनायन जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा इन लोन पेयर्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड बीच में से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आई बात। धनायन का आकार जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं जिनके साथ मेटल जुड़ने वाली मेटल बड़ी साइज की हो, क्योंकि अगर कार्बोनेट के साथ जुड़ने वाली मेटल छोटी साइज की है, सपोज करो लिथियम कार्बोनेट का केस होता, तो आप सबको पता है Li+ छोटे आकार का, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। Li+ से आकार बड़ा Na+ का है, Na+ से आकार बड़ा K+ का है, और K+ से आकार बड़ा रुबिडियम प्लस का है। Li+ का आकार छोटा है, अगर छोटा आकार होगा तो वो ऋणायन को ध्रुवित करेगा, ऋणायन को अपनी ओर पोलराइज करेगा, खींचेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से, और उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2। यही कारण है कि लिथियम कार्बोनेट को आप जरा सा भी गर्म करते हो तो वो कौन सी गैस दे देता है, CO2 गैस दे देता है। अगर आप लिथियम कार्बोनेट को गर्म करते हो जरा सा भी, तो वो किस किस के अंदर टूट जाता है, लिथियम ऑक्साइड में, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है, CO2। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें कौन सा कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कि आप गर्म करें और वो CO2 गैस ना दे, तो उसका सीधा सा तरीका है, वो कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसके साथ धातु का आकार बड़े से बड़ा जुड़ा हो, जिसके साथ बड़े आकार की जुड़ी हो। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में रुबिडियम बड़े आकार का है, बड़े आकार का होने के कारण ये ऋणायन को पोलराइज नहीं करेगा,
इन लोन पेयर को अपनी ओर खींचेगा नहीं। जब तक नहीं खींचेगा तब तक ये बॉन्ड क्या नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। उस कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी जिसके साथ मेटल बड़े आकार की जुड़ी हो, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, रुबिडियम कार्बोनेट। समझ में आ गया होगा सभी को। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, दिमाग में रखें। या तो हो सकता है फर्स्ट डे वर्क का कार्बोनेट पूछ ले या सेकेंड डे वर्क का कार्बोनेट पूछ ले, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ फाजांस रूल लगता है, धनायन का आकार छोटा होगा तो ऋणायन को पोलराइज करेगा, बॉन्ड टूट जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि आप गर्म करें और कौन सी गैस बाहर ना निकले, CO2। तो सीधी सी बात, वो कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसके साथ मेटल बड़ी साइज। अगला क्वेश्चन, यहां आपको 4 बेस दे रखे हैं, 4 क्षार दे रखे हैं और आपसे पूछा कि कौन सा क्षार इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब आपको पता है किसी भी क्षार की क्या विशेषता होती है कि आप उसको पानी में डालें और पानी में डालने पर वो आपको क्या दे दे, OH आयन। अब हमें पता है 2 चीजें हैं, एक मेटल आयन और एक है हाइड्रोक्साइड। अगर सपोज करो इस धनायन का आकार छोटा है तो ये ऋणायन को बांधे रखेगा, पानी में डालने पर आसानी से क्या नहीं मिलेगा, OH आयन। लेकिन अगर ये मेटल बड़े आकार की है, धनायन का आकार, भाई प्रश्न उठा कि सर ऐसा क्यों होता है, सपोज करो धनायन का आकार छोटा है तो नाभिक का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, नाभिक का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो अपने साथ हाइड्रोक्साइड आयनों को क्या करेगा, बांधे रखेगा। अरे हाँ या ना। लेकिन अगर मान लीजिए इस मेटल का आकार बड़ा हो जाए, मेटल का आकार बड़ा हो जाएगा तो नाभिक और इस हाइड्रोक्साइड आयन के बीच में दूरी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नाभिक इस हाइड्रोक्साइड आयन को बांध। तो क्या ध्यान रखना है कि जैसे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अगर जो धातु आयन जुड़ी है, अगर वो छोटे आकार की है तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पानी में डालने पर आसानी से क्या नहीं देगा, OH आयन। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड के साथ धातु बड़े आकार की जुड़ी हुई है तो उस स्थिति में धातु आयन और हाइड्रोक्साइड के बीच अट्रैक्शन कम होगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो हाइड्रोक्साइड आयन अलग होकर माध्यम में OH आयन के रूप में फ्री होगा। तो इसीलिए वो हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होता है जिसके साथ जुड़ने वाली धातु बड़े आकार की हो। तो यहां हमें दे रखा है सेकेंड डे वर्क के हाइड्रोक्साइड दे रखे हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो सबको समझ में आ गया होगा यहां सर्वाधिक बेसिक कौन होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। समझ में ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट डे वर्क के हाइड्रोक्साइड है या सेकेंड डे वर्क के हाइड्रोक्साइड है, उनकी बेसिसिटी, उनकी क्षारीयता वर्ग में ऊपर से नीचे पर रीजन भी सबको समझ। वैसे तो क्या होता है, आप सबको पता है ऑक्साइड 4 तरह के, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड। ज्यादातर यही होता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं उन सबकी नेचर क्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, वो ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति। भाई जनरली क्षारीय ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो क्षार से रिएक्शन करते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, ये वो ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल से भी रिएक्शन करते हैं और क्षार से भी। सेकंड ग्रेड 2018 में 2 बार क्वेश्चन आया, इनमें उभयधर्मी ऑक्साइड का पेयर आपको सेलेक्ट करना था कि वो ऑक्साइड कौन से हैं जो अम्ल से भी रिएक्शन करते हैं और क्षार से भी। मैं आपको इसका तरीका बता भी चुका हूं, एक बार वापस रिपीट कर दूंगा। बेसन, दाल, कीपर, बेसन, गाल, कीपर, आशिकी में ये आपको ध्यान रखना है। बे का मतलब बेरिलियम के ऑक्साइड, सन का मतलब टिन के ऑक्साइड, गा का मतलब गैलियम के ऑक्साइड, अल का मतलब एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जीप का मतलब जीप के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, पर का मतलब लेड के ऑक्साइड और आर्सेनिक के ऑक्साइड, आशिकी का मतलब आर्सेनिक।
ये जो मैंने ऑक्साइड्स लिखे हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, ये अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन। लिथियम ऑक्साइड ऑक्साइड है, क्षारीय होगी। बेरियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। लिथियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड आपकी कैसी प्रकृति का होगा? उभयधर्मी। याद करेंगे, बेरिलियम एल्युमिनियम से विकर्ण संबंध दिखाता है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के ऑक्साइड दोनों कैसी नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक। सही बात समझ। हमारा जो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पेपर था उसके अंदर जो दिए गए थे वो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक, 4 पेयर दे रखे थे। पूछा गया था इनमें उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा था? आंसर क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, और साथ में कौन सा था? आर्सेनिक। इसीलिए इसका जो आया वो सब। अगला क्वेश्चन, परऑक्साइड आयन इनमें से इसमें उपस्थित है। तो आपको पता है 3 तरह के ऑक्साइड है। O-2 को तो बोलते हैं सामान्य ऑक्साइड, O2-2 कहलाता है परऑक्साइड। O2-2 क्या कहलाता है? परऑक्साइड, ये वाली स्थिति। और एक होता है O2-1, उसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। आपको यह बताना है कि यहां परऑक्साइड कौन सा है। कुल मिलाकर ये उदासीन कर, अगर पोटेशियम +1 है तो O2 पर चार्ज -1 होगा, और O2-1 तो सुपर ऑक्साइड। हाँ या ना? ये तो हुआ पोटेशियम। कैल्शियम आपको पता है +2 होता है, तो ऑटोमेटिक O पर क्या होगा? -2। O-2 ऑक्साइड है। इसके टुकड़े करके देख लो, यहां आपको पता है लिथियम पर +1 चार्ज आएगा और O पर कितना आएगा? -2। वैसे भी आपको दिख रहा है ये उदासीन कैसे होगा? एक लिथियम पर +1 तो 2 लिथियम पर कितना? +2। ऑटोमेटिक ऑक्सीजन पर कितना? -2। O-2 आपको पता है ऑक्साइड होता है, तो ये लिथियम ऑक्साइड। और यहां आपको पता होगा बेरियम +2 है और O2-2 है। O2-2 परऑक्साइड कहलाता है, इसीलिए चौथे वाले का नाम बेरियम परऑक्साइड। आगे सब करता हूं, ये वाला क्वेश्चन सबके समझ। 44वें हमने क्या लगाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है और आपसे पूछा है इसका ऑक्साइड क्या। अगर आप सारे इलेक्ट्रॉन गिनोगे, 2 2 4 है, 6 4 10, 2 12, 6 18 और 1 19, इसका मतलब पोटेशियम होगा। और पोटेशियम का ऑक्साइड कैसा होगा? अब ये भी बताया, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं प्रकृति कैसी? क्षारीय है। इसका आगे समझ। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया, अब आइडेंटिफाई कर लो इलेक्ट्रॉन गिनकर। ये 19 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पोटेशियम का ऑक्साइड है। अब पोटेशियम का जो ऑक्साइड है उसकी नेचर कैसे? बेसिक होती है। कैसे पता चल रहा है? आपको पता है ये पोटेशियम ऑक्साइड है, K2। आप इसको पानी में डालोगे तो कैसे टूटेगा? K+ और O-2। अरे हाँ या ना? पानी में टूटेगा। पानी में कैसे रिएक्शन होगी पोटेशियम ऑक्साइड की? कि ये जो K+ है ये पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? KOH। अरे हाँ या ना? भाई पोटेशियम ऑक्साइड पानी में तोड़ डालोगे, ये किस किस के अंदर टूटेगा? K+ O-2। K+ पानी के OH आयन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? KOH। और H+ ये पानी के O-2 से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? OH-। अरे हाँ या ना? माध्यम के अंदर क्या फ्री होंगे? KOH भी क्या देगा? OH आयन, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है? OH आयन। तो माध्यम की प्रकृति कैसी होगी? आ गया? यहां हमसे पूछा गया है कि 4 धातुओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। अब सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे सभी 4 धातुएं क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। और धातुओं के बीच में कौन सा बंध होता है? धात्विक बंध होता है। कौन सा होता है? धात्विक बंध। धात्विक बंध की मजबूती किस पे डिपेंड करती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। और इनवर्स किसके होती है? साइज के। बड़ा बॉन्ड तो हमेशा जल्दी टूटता है, अरे बड़ा चौक तो हमेशा जल्दी टूटता है। अब आपको पता है ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मेटल्स के, ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड कैसे।
अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग है, धात्विक बंध मजबूत है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। अब हमें पता है वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो, भाई जैसे मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, तो इन सबके भाइतम कोश में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से तो आएगा नहीं, क्योंकि सबके भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। अब हमें क्या देखनी पड़ेगी, साइज। जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या क्या कम हो जाएगा, धात्विक बंध, और धात्विक बंध कमजोर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट चार धातुओं के संदर्भ में आपको बताना है क्या सही। पहला स्टेटमेंट यह है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ गलनांक बिंदु घटता है, बिल्कुल सही है। वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा साथ साथ क्या बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगा तो धात्विक बंध कम होगा, और धात्विक बंध कम होगा तो गलनांक कथनांक भी कम होंगे। पहला स्टेटमेंट मैं आपको पहले ही बता चुका, डेंसिटी वाला एक्सेप्शन आपको याद रखना होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। सामान्यतः वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो एस ब्लॉक के तत्वों की डेंसिटी बढ़ती है। पहले ही बता चुका, डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास अपॉन वॉल्यूम पर। वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो आकार बढ़ता है, तो वॉल्यूम तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ मास भी बढ़ता है, और द्रव्यमान आयतन की तुलना में ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता ही है। लेकिन अब बात क्या है, सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम की तुलना में किसका घनत्व ज्यादा होता है, सोडियम का। सेकंड पॉइंट, सोडियम की तुलना में पोटेशियम हल्का होता है, बात है। सोडियम का घनत्व ज्यादा है, का घनत्व ज्यादा होता है, वो भारी होता है। सही बात है कि सोडियम और पोटेशियम में सोडियम का घनत्व पोटेशियम से ज्यादा है, या पोटेशियम और सोडियम में सोडियम भारी होता है, पोटेशियम कैसा होता है। आप कहते ही हो कि बर्फ पानी पर तैरती है, हाँ या ना, क्यों तैरती है, क्योंकि आप कहते हो कि बर्फ हल्की होती है, आप कहते हो बर्फ का घनत्व कम होता है, अरे हाँ या ना, जिसका घनत्व कम होता है वो चीज कैसी होती है, हल्की होती है। समझ में आई बात। लिथियम से सीजियम तक जैसे ही आप बुनसन ज्वाला में उसको गर्म करोगे तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, होता क्या है कि जैसे सोडियम है, जैसे ही हम उसके जैसे ही बुनसन ज्वाला परीक्षण करते हैं, जैसे ही उसको गर्म करते हैं, तो आपको पता है सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल में, और फिर वो हाई एनर्जी लेवल से वापस जब लो एनर्जी लेवल में आता है तो वो विभिन्न प्रकार के रंगों को दिखाता है। और हमने पहले ही पढ़ चुके कि बुनसन ज्वाला के साथ ये अलग अलग प्रकार के रंग आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा कि चार धातुओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है। ये बात भी सही है कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि धात्विक बंध कमजोर हो जाता है। धात्विक बंध क्यों कमजोर होता है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे और साइज बढ़ता है। दूसरा, डेंसिटी का एक्सेप्शन याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम में उन्हीं पोटेशियम का घनत्व ज्यादा चाहिए, लेकिन होता किसका है, सोडियम। तीसरा ऑप्शन, लिथियम से सीजियम तक के लवण बुनसन बर्नर में रंग प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका आंसर रहा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्षारीय मृदा धातुओं के किस गुण में वृद्धि होगी। ये कह रहा है कि ये सेकेंड ग्रुप है। परमाणु क्रमांक का मतलब आप ऊपर से नीचे आ, तो मतलब हुआ परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्षारीय मृदा धातुओं के किस गुण में वृद्धि होती। नंबर एक, आयनन विभव। आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या बढ़ेगा, आकार, और आकार बढ़ता है तो आयनन विभव बढ़ता है या कम होता है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता कम होती। एक अपवाद याद रखना है, सेकेंडरी वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, इसे रटाया हुआ है, लिखाया हुआ है, सेकेंडरी वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। सारी बात कि यहां पर सेकेंडरी वर्ग के अगर मैं सल्फेट ले लूं, BSO4, MgSO4, CSO4, SrSO4, BSO4, सेकेंडरी वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे
है, यानी अगर मैं सेकेंडरी वर्ग के सल्फेट लूं, उनको पानी में घोलूं, तो सबसे ज्यादा पानी में कौन घुलेगा? BeSO4। अब अगर मुझसे पूछा जाए इनके हाइड्रोक्साइड की विलेयता, अभी अभी मैंने कहा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फ्रांशियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो जनरली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और आप सबको पता है फाजान्स के नियम से आयन का आकार जितना छोटा होगा उसमें उतने ज्यादा, और धनायन का आकार जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा उसमें आयनिक, और आयनिक लक्षण जितने ज्यादा होते हैं पानी के अंदर उतने ज्यादा उसकी, क्योंकि समान समान को घोलता है। आयनिक कंपाउंड आप सबको पता है किसमें? पानी में घुलता है। अरे हाँ या ना? तो इन सबके अंदर सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्यों होंगे सबसे ज्यादा? क्योंकि यहाँ धनायन का आकार कैसा है, थोड़ा आ रहा है समझ? अब याद करेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ किस गुणों में वृद्धि होती है? तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव कम होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता कम होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सेकेंडरी वर्ग के सल्फेट की विलेयता कम होती है। लेकिन वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी विलेयता पानी। कारण क्या बताया? कि वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो इनमें आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो इस साल भी सेकंड ग्रेड अच्छे से याद करना है। इस साल सेकंड ग्रेड में आया था कि आपको बोरोन के 3 हैलाइड्स देते, F3, BCl3 और BBr3, और आपसे ये पूछ बताओ इनमें 20 अम्लीयता सबसे ज्यादा किसमें और सबसे कम किसमें? इस बार भी फर्स्ट ग्रेड बोरोन के 3 ट्राई हैलाइड देता है, BF3, BCl3, BBr3 और BI। ये हमारा पी ब्लॉक का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बोरोन परिवार का है। बोरोन परिवार में 2 ही क्वेश्चन पढ़ के जाने, एक तो बोरोन के ट्राई हैलाइड्स की अम्लीयता और दूसरा डाइबोरेन। दूसरा क्या पढ़ के जाना होता है? डाइबोरेन। ये दोनों चीजें आपको याद करके। अब हमें पता है कि BF3 ये जो बोरोन है का परमाणु क्रमांक आपको पता है 5, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1s2 2s2 2। बोरोन के भाइतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में भाग ले लिया, और ये स्ट्रक्चर किसकी? F3। F3 जब 3 बॉन्ड बना लेता है, F3 में बोरोन जब 3 बॉन्ड बना लेता है तब भी इसके संयोजी कोश में 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसीलिए आप सबको पता है BF3 न्यू कैसा योगी क्या? वैसे भी सोच सकते हो बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, विन्यास है 1s2 2s2 2p1। बंध बनाने में हमेशा भाइतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये 2s 2p के आपको पता है 3 कक्षक px py pz। बोरोन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाता है, 2s का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? 2p में। बोरोन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 3। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ये कौन से बंध बना लेता है? सहसंयोजक बंध। ऐसा बंध बनाने के बावजूद भी बोरोन के भाइतम कोश में 2 4 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? यही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो कहते हैं लॉन पेयर तू आजा, और जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो BF3 BCl3 BBr3 तो ही लूसीफम होते। लेकिन BF3 के साथ क्या समस्या होती है कि जो बोरोन है आपको दिख रहा है कि इसके पास यहां 2p ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है, और जो ये फ्लोरीन है इसके अंदर आप सबको पता है 3 जोड़ी लॉन पेयर मिलते हैं, और ये लॉन पेयर मिलते हैं 2p ऑर्बिटल्स में। मिलते हैं 2p ऑर्बिटल्स। समझ में आया? एक शब्द याद आना चाहिए, बैक बॉन्डिंग का खाली कक्षक पूर्ण भरे कक्षक के साथ अति व्यापन कर लेता है, और इनके बीच में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है, और उस बॉन्ड बन जाने के कारण इस बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है।
2 4 2 और 2 8 8 इलेक्ट्रॉन होते ही इसका स्टक पूरा हो जाता है और इसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। समझ में आया? BF3 BCl3 BBr3 में BF3 में आसानी से बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बैक बॉन्डिंग तब इजीली होती है जब देने वाले और लेने वाले का एनर्जी ऑर्बिटल एक जैसा हो। यहां फ्लोरीन भी 2p एनर्जी लेवल का है और बोरॉन भी 2p एनर्जी लेवल का है। दोनों का एनर्जी लेवल समान होने के कारण आसानी से बैक बॉन्डिंग हो जाती है। इसका पूर्ण भरा कक्षक इसके खाली कक्षक के साथ अति व्यापित होकर बॉन्ड बना लेता है, उसके कारण इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसीलिए BF3 में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने कम हो जाती है। अरे आया ध्यान? जबकि याद करेंगे BCl3 में क्या था? BCl3 में बैक बॉन्डिंग कम होती है। क्यों कम होती है? कि बोरॉन का तो 2p ऑर्बिटल है, लेकिन क्लोरीन के अंदर जो ये लॉन पेयर मिलते हैं ना, ये 2p में नहीं बल्कि कौन से ऑर्बिटल में मिलते हैं? 3p। दोनों का एनर्जी डिफरेंस, और एनर्जी डिफरेंस कम होने पर बैक बॉन्डिंग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यहां तो सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग है, यहां बैक बॉन्डिंग और कम हो जाती है। और Bi3 में तो बैक बॉन्डिंग सबसे कम हो जाती है। और बैक बॉन्डिंग कम होने के कारण इसका स्टक पूरा नहीं हो पाता, और स्टक पूरा नहीं हो पाता तो एंड करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा हो जाती है। याद करेंगे BF3 से ज्यादा लुईस अम्ल BCl3 है, BCl3 से ज्यादा BBr3 है, और BBr3 से ज्यादा Bi3 है। तो है क्या ऐसा? BF3 तो सबसे कम, BF3 से ज्यादा BCl3, और BCl3 से ज्यादा कौन? BBr3। सेकेंड ग्रेड 2022 साल भी आया, फर्स्ट ग्रेड में भी आया। एक बार लाइव वाले बता दो बेटा, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? लाइव वाले बता दो, 8 क्वेश्चन समझ में आ गए? अच्छे से हर क्वेश्चन को सुनेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये मत सोचो आप 20 पेपर का मतलब अगर कैलकुलेशन करोगे बहुत क्वेश्चन, हर पेपर में 100 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन। ऐसे आप 2000 क्वेश्चन नहीं निकालोगे, इन टेस्ट के भरोसे आप 2000 क्वेश्चन। आपने टेस्ट अगर संस्कृत डिपार्टमेंट से पहले अगर आपने 2000 क्वेश्चन निकाल लिए तो आप ये मानो कि ज्यादा नहीं तो अपन भाई पहले हार मत मानो कि तो हो गया, पर प्रयास तो करें, देखी जाएगी। चलें आगे। मेरे ऐसे लगी बारिश के मजे ले रहा था, तुम ही घूमने जाते हो क्या? मैं भी तो घूमने जा सकता हूँ, ठीक है? मैं भी चला गया भाई नाहरगढ़। विकास कुछ नहीं बेटा, बाइक स्लिप हो गई यार। चलो आगे। एक ना एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर आएगा, मैं आपको फिर बता दूं। एफ ब्लॉक के अंदर अच्छी तरह परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जो 14 एलिमेंट हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर याद करके जाएं। सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉसिबल नहीं है बता सकूं, एग्जाम में दे सकूं। अब तक एग्जामिनर आपसे टर्बियम पूछ चुका, अब तक आपसे एग्जामिनर गैडोलिनियम पूछ चुका, अब तक एग्जामिनर आपसे, मैं एक बार हिंट दे देता हूं, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक का जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचने को कहे तो सबसे पहले तो जीनॉन लिख देना। जीनॉन, जीनॉन लिखते ही 56 तक का काम खत्म हो जाता है, 54 तक का, 54 जीनॉन लिखते ही। जीनॉन के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 6s2 में, किसमें? 6s2। 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4f में, 4f में, और 4f के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में। समझ में आई बात? जनरली यही होगा, 6s2 4f 5d, ये क्रम रहेगा। लेकिन 58 से 71 में 3 एलिमेंट ऐसे हैं, एक लड़की है शीलू, उसको आजकल शौक लग गया ग्रुप डिस्कशन का, GD। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर 6s2 के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में, फिर किस में जाएगा? 4f में जाएगा। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, लुटीशियम का कितना? 71, और गैडोलिनियम का देखो कितना है, बताओ कितना? 64। ये 3 ऐसे अपवाद हैं जिनके अंदर 5d1 आपको विन्यास मिलेगा 58 से। अब ध्यान रखें, जैसे हमारे यहां तो क्वेश्चन मैंने दिया लुटीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक 71 भरना है आपको। सबसे पहले तो आप लिख दो जीनॉन,
कितने तक का काम खत्म हुआ? 54। फिर किस में जाएगा? 54 और 2 बोलो कितने हो गए? 56। ल्यूटीशियम अपवाद है, 4F बाद में भरा ही आता है, पहले 5D में कितना चला जाता है? 54, 2 56 और 1 57, कितने हो गए? 57। अब मुझे 4F में बोलो कितने भरने होंगे? 14। 57 और 14 कितना हो गया? अब देखो है क्या ऐसा ऑप्शन, है ना? 4F 14 एक में ही आ रहा है, 4F 14 5D1। तो ध्यान रखें 58 से 71 जब पेपर को करें उसी समय साइड में सीरियम लिख लिया करें। सीरियम लिख लें जब साइड में, जब आप इस पेपर को सॉल्व करें तो उसी समय 2-3 चीजें अपने दिमाग में लिखें। सीरियम भी तैयार करें, साथ में गैडोलिनियम भी तैयार करें। तो आपको ये जब आप पढ़ें, जब आप ये चीजें पढ़ें तो उसी समय इन तीनों का साथ में लिखें, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटीशियम, और एक और याद रख लें लैंथेनम 57। इसमें भी ऐसा ही होता है, लैंथेनम में भी। लैंथेनम में भी क्या होता है? लैंथेनम में क्या होता है? जीनॉन 6s2, 57 और 2 56 और 5D1। याद रखें लैंथेनम है ना, लैंथेनम F ब्लॉक का तत्व नहीं है, कौन से ब्लॉक का है? D ब्लॉक, 5D1। तो पढ़ते समय इन चारों को लिखें। और एक और, क्योंकि टर्बियम सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, यूरोपियम सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका, पढ़ते समय यूरोपियम भी याद रखें 63, टर्बियम भी याद रखें 65। यूरोपियम में कुछ भी नहीं है, 54, 6s2, 56। अरे हाँ या ना? डी में तो जाने से रहा, डी में तो इनमें ही जाता है 4 में। अरे डी में तो इन 4 में ही जाता है, बस जोड़ बाकी करते। चलो 54 और 2 56, 4F7 और 7 कितने हो गए? 63। हाँ या ना? टर्बियम में कितने भर रहे हैं? 65। 54 और 2 56, 4F9 56 और 9 65। तो जब भी पढ़े तो इन सबके इलेक्ट्रॉनिक। चले आगे, अगला क्वेश्चन। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं ये नाइट्रोजन परिवार में जो आपको थोड़े से ध्यान रखने होते। जनरली हमसे नाइट्रोजन परिवार के अंदर जो नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स हैं, या मैं कहूँ जो ये 5th वर्ग है जो हमारा नाइट्रोजन परिवार है, इसके जो हाइड्राइड्स है उनका एक एक्सेप्शन पूछा जाता है, अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टिबीन। आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं और आपको ये बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इस तरह की बात। तो जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी लिक्विड्स का, वो इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के बीच में कैसा फोर्स है, अणुओं के बीच में फोर्स कैसा। अगर अणुओं के बीच में फोर्स ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है, जो जैसे अमोनिया लिक्विड है, सपोज करो अमोनिया का लिक्विड है, तो अमोनिया का एक अणु थोड़ी है, अमोनिया के करोड़ों अणु है और उन करोड़ों अणुओं के बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो उनको जोड़ रहा है। अगर फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के बीच में फोर्स कैसा है। अब अणुओं के बीच में 2 फोर्स लगते हैं, या तो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है या अणुओं के बीच में वान डेर वाल बल होता है। या तो अणुओं के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या अणुओं के बीच में क्या होता है? वान डेर वाल बल। अगर अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मजबूत होती है। अगर अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सीधी सी बात है बॉन्ड मजबूत है, दोनों अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनको दूर करने के लिए आपको एनर्जी भी कैसा लगानी पड़ेगी? आगे बात। और अगर मान लो अणुओं के बीच में वीक वान डेर वाल फोर्स है तो एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी सी देनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के बीच ऐसा फोर्स। अब जो अमोनिया के अणु होते हैं उनके बीच में तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। याद करेंगे, अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसमें हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हो,
अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, तो ऐसे अणुओं में क्या मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। तो अमोनिया अमोनिया के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फास्फीन आर्सीन स्टिबीन इन अणुओं के बीच में, जैसे फास्फीन लिक्विड है, आर्सीन लिक्विड दे दें, स्टिबीन लिक्विड दे दें, इन अणुओं की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इन अणुओं के बीच में कौन सा फोर्स होता है? वान डेर वाल फोर्स। और वान डेर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे। तो इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है। मॉलिक्यूलर वेट इसका है तो इसका वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और इसका वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा होगा। तो ये तो कंफर्म है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे हिसाब से अमोनिया का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमोनिया के अणुओं के बीच में बोलो कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सेप्शन है वो बाद की बात है, सुने पहले पूरी बात। और सेकंड नंबर पर बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? एस्टिबीन का। थर्ड नंबर पर किसका होना चाहिए? आर्सीन का। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? फास्फीन। लेकिन अमोनिया और स्टिबीन में प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि अमोनिया की तुलना में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? स्टिबीन का। ये एक्सेप्शन है, स्टिबीन का अमोनिया से भी ज्यादा होता है, ये एक्सेप्शन। सबसे ज्यादा अमोनिया का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक नंबर पे ये होना चाहिए, दो नंबर पे ये होना चाहिए, तीन नंबर पे ये होना चाहिए, चार नंबर पे ये होना चाहिए। हाँ या ना? फास्फीन का सर सबसे कम क्यों? क्योंकि फास्फीन के अणुओं के बीच वान डेर वाल बल है। वान डेर वाल बल भी कम है। क्यों है कम? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे। लेकिन अमोनिया और स्टिबीन में एक्सेप्शन है। अमोनिया और स्टिबीन में अमोनिया का नहीं होकर किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है? स्टिबीन का। सबसे ज्यादा स्टिबीन का, देन अमोनिया का, फिर नंबर किसका आता है? आर्सीन का, और लास्ट में बॉइलिंग पॉइंट किसका चला जाता है? फास्फीन। है क्या ऐसा ऑप्शन? स्टिबीन, अमोनिया, आर्सीन। अच्छे से याद कर ले, आगे समझ में? अरे हाँ या ना? अच्छे से याद कर ले। डाइबोरेन आ गया। डाइबोरेन, बनाना बॉन्डिंग क्या होती है? बनाना बॉन्डिंग। थोड़ा सा समझा देता हूं। डाइबोरेन, बनाना बॉन्डिंग, ये डाइबोरेन मैंने बना दिया। बेटा ऑर्निक के क्वेश्चन कम आते हैं, याद रखना। इनऑर्निक और फिजिकली आती है सेकंड ग्रेड में आजकल, गलती में मत रहना। ये स्ट्रक्चर डाइबोरेन की है, P2S6 जिसको। डाइबोरेन में नंबर एक बात ध्यान में रखेंगे, डाइबोरेन में प्रत्येक बोरोन पर sp3 कौन सा होता है? डाइबोरेन में क्या है? 6 एटम ऐसे होते हैं जो एक ही तल में होते हैं। कौन कौन? ये बोरोन, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन। सही बात? ऐसे बोरोन इन प्लेन में ही हूं, इस वाले हाथ पे हूं बोरोन, और ये दो हाइड्रोजन इसी तल। दूसरा बोरोन यू, और दोनों हाइड्रोजन इसी तल। यानी 6 एटम ऐसे हैं जो एक ही तल में है। कौन कौन सा? ये तो बोरोन, इसके साथ दो हाइड्रोजन, ये बोरोन, और इसके साथ दो हाइड्रोजन। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऊपर है, तल के ऊपर, और ये वाला हाइड्रोजन कहां है? तल के। तो पहला पॉइंट यह है कि डाइबोरेन के बारे में कौन सा कथन? नंबर एक, डाइबोरेन में तो ब्रिज हाइड्रोजन एटम है। तो ब्रिज, देखो इनको तो बोलते हैं हम टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, और इनको बोलते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन। सही है बात। डाइबोरेन में तो ब्रिज हाइड्रोजन। डाइबोरेन में दोनों बोरोन परमाणु 4 बंध बनाते हैं। देखो 4 बंध डाइबोरेन में, दोनों बोरोन परमाणु 4 बंध बनाते हैं। दोनों बोरोन परमाणु कितने बंध बना रहे? 4। 1 2। डाइबोरेन में दोनों बोरोन परमाणु 4 बंध बनाते हैं। ईच बोरोन एटम्स फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स इन डाइबोरेन। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बन। तीसरी बात, डाइबोरेन में हाइड्रोजन परमाणु समान तल में नहीं होते। अभी भी बताया 4 हाइड्रोजन तो एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन 5वां ऊपर और छठा। डाइबोरेन में सभी पीएच बॉन्ड समान होते हैं, ऐसा नहीं होता। ये जो बीएच बॉन्ड है, ये पीएच बॉन्ड, ये तो छोटे होते हैं, और ये बीएच बॉन्ड कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। सही बात समझ में? अगर आपने बुकों में देखा हो तो ऐसा हो। ऐसे बनाते हैं किताब। अगेन ध्यान, अरे हाँ या ना? साथ ही साथ जब डाइबोरेन पढ़ेंगे तो उसमें 2 बातें और जोड़ ले। क्या?
कि डाइबोरेन में बनाना बॉन्डिंग मिलती है। कौन सी बॉन्डिंग सर? बनाना बॉन्डिंग क्या है? 3 सेंटर, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन, याद आया? 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 2 जगह ऐसी होती हैं जहां 3 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी बॉन्डिंग को क्या कहते हैं? बनाना बॉन्डिंग, कदली बॉन्डिंग। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेकिन यहां 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो डाइबोरेन जब पढ़े, देखो बोरॉन परिवार में 2 बातें याद करनी है एग्जाम के लिए। एक तो अम्लीयता का, F3 से ज्यादा अम्लीय BCl3, BCl3 से BBr3, BBr3 से। दूसरा, बोरॉन परिवार जब पढ़ेंगे तो डाइबोरेन अच्छे से याद कर लेंगे। डाइबोरेन में पहली बात बनाना बॉन्डिंग मिलती, दूसरी बात कदली बंधन मिलता है, तीसरी बात प्रत्येक बोरॉन पर sp3 संकरण होता है, चौथी बात इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 2 जगह मिलता है, 4 जगह इसमें 2 सेंटर क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये बॉन्ड BH बॉन्ड तो छोटे होते हैं, और ये BH बॉन्ड कैसे? ये इसका आंसर क्या? क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड 2015 में, फुलरिन के बारे में। फुलरिन में कितनी 5 मेंबर की रिंग है और कितनी 6 मेंबर की रिंग होती है? आप सबको पता है कार्बन के कई अप्रूप है, ग्रेफाइट, फुलरिन, सबने सुना होगा। जो फुलरिन है वो कार्बन का ऐसा अप्रूप है जिसमें 60 कार्बन पाए जाते हैं और वो एक फुटबॉल जैसी संरचना बना देते हैं, उसे ही फुलरिन कहा जाता है। फुलरिन में प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है। फुलरिन एक ऐसी फुटबॉल जैसी संरचना होती है जिसमें 5 मेंबर की रिंग भी मिलती है और 6 मेंबर की रिंग भी मिलती है। याद करेंगे, उसमें 20 तो 6 मेंबर की रिंग मिलती है और 12 उसमें 5 मेंबर की रिंग मिलती है। आया ध्यान? अब देखो फुलरिन के बारे में बात सही नहीं है। नंबर 1, इसमें 5 मेंबर की रिंग होती है, बिल्कुल सही है। इसमें 6 मेंबर की रिंग होती है, बिल्कुल सही है। अभी बताया फुलरिन में प्रत्येक कार्बन पर कौन सा संकरण? sp2। फुलरिन में 5 मेंबर की कार्बन वलय 6 मेंबर की कार्बन वलय से अधिक होती है। जरा देखो इसके अंदर कौन सी रिंग ज्यादा होती है, 6 कार्बन वाली या 5 कार्बन वाली? 6 कार्बन वाली। तो 6 कार्बन वाली तो 20 रिंग होती है, जबकि 5 कार्बन वाली कितनी? 12 रिंग। इसीलिए ये चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। चौथे स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है कि 5 कार्बन वाली जो रिंग है वो ज्यादा होती है और 6 कार्बन वाली रिंग कम होती है। सेकंड ग्रेड 2015 में यही पूछा गया कि इसमें 6 कार्बन वाली कितनी रिंग होती है और 5 कार्बन वाली रिंग कितनी होती है। तो 6 कार्बन वाली तो इसमें कितनी रिंग है? 20, और 5 कार्बन वाली रिंग कितनी है? 12। और फुलरिन में प्रत्येक कार्बन पर कौन सा संख्या? अगला क्वेश्चन, सल्फर का वो कौन सा ऑक्सी एसिड्स है जो OO बंद रखता है? सल्फर का वो कौन सा ऑक्सी एसिड्स है जो OO बंद रखता है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज है H2SO3। H2SO3 की स्ट्रक्चर देखिए। एक तो अपनी किताब में ध्यान रखें, NCERT में कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखी हैं, मैं बुक भी लाया हूं ये वाली, इनको जरूर आप सारी स्ट्रक्चर्स को जरूर देख लेना। ये वाली जो स्ट्रक्चर्स इसमें बना रखी है एक बार जरूर देख के जाना, क्योंकि आजकल क्या है, जैसे बार भी क्वेश्चन आया था हाइपोनाइट्रस एसिड का क्या सूत्र, तो वो NCERT की बुक में ऐसे जो सूत्र बना रखे हैं ना, उनमें पूछा गया था हाइपोनाइट्रस एसिड। इसी बार सेकंड ग्रेड 2022 में यही क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर्स जो दे रखी हैं NCERT में तो आप जरूर। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर है H2SO3, इसे हम बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। आयो की कॉपी में लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक, H2S2। ये बात ध्यान रखनी है, ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स इसमें है उन सबके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि सल्फर की मुझे क्या बैलेंसी सेट करनी। कितनी? सल्फर, 2 सल्फर है आपस में, जितने H होते हैं ना वो OH से जुड़े रहते हैं, 2 हो गए OH। एक और बच गया ना, हो गई सल्फर की 6 बैलेंसी, 2 और 2 4, 5 और 1 6। ये पहली स्ट्रक्चर H2O3 की
बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। और ये पूछा है इनमें सल्फर का वो कौन सा ऑक्सी एसिड्स है जो पेरोक्साइड बंद रखता है। बताओ इसमें कहीं भी लगातार 2 O आ रहे हैं क्या? दूसरा लिखे हैं H2S2O6। H2S2O6 इसे बोलते हैं हम डाईथायोनिक अम्ल। जो आपका ये डाईथायोनिक अम्ल है H2S2O6, इसमें 2 सल्फर है, सल्फर सल्फर से जुड़ा सल्फर। अब 6 ऑक्सीजन सेट करने जिनमें हमें 2 तो OH लगाने। अब देखो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक OH, ऐसी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सेट हो गया क्या? देखना, अरे हो गया नहीं हो गया? H2S2 कितने 6 हो गए? O6। इसे बोलते हैं क्या? डाईथायोनिक अम्ल। नाम याद रखेंगे, डाईथायोनिक अम्ल। अभी मार्शल एसिड का नाम सुना? मार्शलम, मार्शलम। H2S2O8 से लिखो, H2S2O8 परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर ये है, इसमें 2 O है, तेज सल्फर, कितने? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। आगे समझ में? आंसर क्या रहा? H2S2O8 परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। तो परऑक्सी है ना, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, एक, तो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल तो मार्शल एसिड कहते हैं, और इसमें परऑक्साइड। एक हमसे अक्रिय युग्म प्रभाव पर क्वेश्चन आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। फर्स्ट ग्रेड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अक्रिय युग्म प्रभाव मेनली किस ब्लॉक का कैरेक्टर है? तो जो अक्रिय युग्म प्रभाव होता है ना, ये पी ब्लॉक की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? पी ब्लॉक। अक्रिय युग्म प्रभाव में आपको पता है काशी गए शंकर प्रभु, वैसे तो आपको पता है कार्बन के भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो NS के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं, उसे कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक पेयर इनर्ट हो जाता है। कार्बन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो एंथेनाइट संकुचन, संक्रमण संकुचन, इनके कारण ये NS वाला इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेना बंद कर देता है। तो वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो लेड+4 की बजाय कौन ज्यादा स्टेबल होने लग जाता है? लेड+2। ऐसा कौन से प्रभाव के कारण होता है? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। क्वेश्चन यह है कि PbI4 क्यों नहीं मिलता? PbI4 अगर होता भी है तो वो अपने आप को PbI2 में क्यों बदल लेता है? PbI4 अपने आप को PbI2 में क्यों बदल लेता है? क्वेश्चन यह है कि PbI4 का अस्तित्व क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण लेड+4 अपने आप को किस है? लेड+2। लेड जो +4 है ये अच्छा ऑक्सीकारक होता है। याद करेंगे ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक वो है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, अपचयन करते हैं। याद करेंगे अपचायक क्या होते हैं? अपचायक वो होते हैं जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कर लेते हैं, और ऑक्सीकारक वो होते हैं जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर में कमी कर लेते हैं। अप हो जाए वो अपचायक है, जो कम कर ले वो ऑक्सीकारक है। लेड+4 ऑक्सीकारक होता है। लेड+4 क्या करता है? ऑक्सीकारक। जो PbI4 में क्या होता है, ये जो PbI4 में ये जो लेड+4 है और साथ में I- है ना, I- है। यहां क्या होता है? ये लेड+4 ऑक्सीकारक का काम करता है, तो ऑक्सीकरण करता है और खुद का क्या करता है? अपचयन। ये लेड+4 खुद तो बदल जाता है किसमें? लेड+2 में, और I- को किसमें कन्वर्ट कर देता है? I2। समझ में आई बात? तो अब आपसे पूछा कि PbI4 का एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होता? कारण नंबर 1 क्या है? ये जो लेड+4 है ये अच्छा ऑक्सीकारक होता है।
क्या होता है, अच्छा ऑक्सीकारक होता है। साथ ही साथ I- बहुत अच्छा अपचायक भी होता है। I- अच्छा अपचायक होता है। इसका क्या कर देता है, अपचायक क्या है, दूसरे का तो अपचन करता है और खुद का क्या करता है, ऑक्सीकरण। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या देखा, लेड+4 लेड+2 में बदला और I- किस में बदल जाता है, I2 में। मैं कह रहा हूं लेड+4 अच्छा ऑक्सीकारक है और I- अच्छा अपचायक है। लेड+4 ऑक्सीकारक है, इसका ऑक्सीकरण कर रहा है, खुद का अपचन। I- अच्छा अपचायक है, इसका अपचन कर रहा है, खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण। तो PbI4 का एग्जिस्टेंस इसीलिए नहीं होता, उसका रीजन लेड+4 एक अच्छा ऑक्सीकारक है और I- अच्छा अपचायक है, उसके कारण लेड+4 किस में बदल जाता है, लेड+2 में, और I- किस। समूह 15 के हाइड्राइड की क्षारीय सामर्थ्य, वो कहना चाह रहा है अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टेबीन, इनमें अच्छा बेस कौन है। अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टेबीन, ये तो क्लियर है, ये सब लुईस क्षार है। अरे हाँ या ना, केंद्रीय परमाणु पर क्या उपस्थित है, लोन पेयर, और इनमें लोन पेयर देने की टेंडेंसी है, इसीलिए। अब क्या होता है, कोई भी अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं, क्या नहीं रखना चाहता, चार्ज। होता क्या है, नाइट्रोजन है ना, इसकी साइज छोटी है और छोटी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाते हैं। पास पास आने के कारण इनमें रिपल्सन लगने लग जाता है, और रिपल्सन कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे बीच में क्या लगे, रिपल्सन लगे। तो होता क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण लॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सन हो जाता है, इसीलिए इसके अंदर लॉन पेयर देने की हो जाती है। देखो, कोई भी ये नहीं चाहता कि अनस्टेबिलिटी रहे, कोई भी नहीं चाहता। जैसे मान लो घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, बदनामी हो रही है, तो हम कहते हैं तू तेरा न्यारा हो जा, देख ले, चाहे को हमारी बेइज्जती। ऐसी होता क्या है, नाइट्रोजन की साइज, उस पर लॉन पेयर होते हैं पास पास, उनके कारण उनमें आपस में झगड़ा होने लग जाता है, और झगड़ा होने के कारण नाइट्रोजन ये कहता है भाई तू तो न्यारा हो जा, तुम तो जाओ यार यहाँ। तो वो हमेशा वो नाइट्रोजन का है, वो हाइड्राइड ज्यादा बेसिक होंगे जिनमें नाइट्रोजन का आकार कैसा, परमाणु का आकार कैसा, छोटा हो। अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन में क्या होता है, नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण लॉन पेयर्स में रिपल्सन लगता है, इसके कारण ये आसान होती है। तो अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन सबसे ज्यादा जो बेसिक क्वेश्चन यही है। वर्ग समूह 15 के हाइड्राइड का क्षारीय सामर्थ्य ऊपर से नीचे आने पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा समूह में नीचे जाने पर। थर्मल स्टेबिलिटी, ये बताओ कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा। मतलब ये कह रहा है अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीन है, मैं इनको गर्म करता हूं, तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो सबसे जल्दी टूट जाएगा, बड़ा बॉन्ड जल्दी टूट। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन छोटी साइज के हैं, हाँ या ना। फास्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा है, अरे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती नहीं बढ़ती। और ये जो अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टीबीन, बिस्मिथीन है, बिस्मिथीन में Bi और H के बीच में बॉन्ड बहुत बड़ा है, और बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटता, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही ये बॉन्ड तुरंत टूटेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी तो किसकी है, BiS3 की, और सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी, अमोनिया की होगी। तो अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, बिस्मिथीन, BiH बड़ा बॉन्ड होने के कारण थोड़ी सी हीट मिलते ही तुरंत टूट जाएगा, इसीलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, और सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी। आ रहा है नहीं आ रहा समझ, सारा पढ़ाया हुआ अभी। अगला क्वेश्चन, वाटर, H2S गैस, सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड, इनमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है, क्यों। रीजन आपको समझा चुका। बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के बीच में कौन सा फोर्स है। आप सबको पता है पानी के अणुओं के बीच क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। जबकि H2S गैस, सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड के जो मॉलिक्यूल
इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है बल्कि वीक वान डेर वाल फोर्स है। इसीलिए जो H2O, H2S, सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा पानी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि पानी के अणुओं के बीच क्या मिलती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड नंबर पर कौन होगा? टेल्यूरियम हाइड्राइड। थर्ड नंबर पे कौन होगा? सेलेनियम हाइड्राइड। फोर्थ नंबर पे कौन होगी? H2S गैस। क्योंकि इनके बीच में है तो वान डेर वाल फोर्स, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इन दोनों में इसका ज्यादा है। समझ में? तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया कि H2O, H2S, सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन क्या है? इनके बीच में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई। अभी अभी कहा बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के बीच बल कौन सा है। सामान्यतः अणुओं के बीच में वान डेर वाल बल होता है। वान डेर वाल बल डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वान डेर वाल बल ज्यादा होगा, जिसका वान डेर वाल बल ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो हेलोजन परिवार में F2, Cl2, Br2, I2 में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? I2 का होगा, क्योंकि I2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो I2 अणुओं के बीच में वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस 58 का आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? HOCl को आप हाइपोक्लोरस एसिड कहते हो, HClO2 को क्लोरस एसिड कहते हो, HClO3 को क्लोरिक एसिड कहते हो, HClO4 को परक्लोरिक एसिड कहते हो। ऐसे ही याद आ जाना चाहिए। बोलो इन सब में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HOCl या HClO4? HClO। याद करेंगे केंद्रीय परमाणु पर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन रेट बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। यहाँ क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन आता है, यहाँ क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन +3 आता है, यहाँ क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर आता है, यहाँ क्लोरीन पर रिपीट आ रहा है या नहीं आ रहा? याद? HOCl के स्ट्रक्चर ये है, HClO2 की स्ट्रक्चर ये है, HClO3 की स्ट्रक्चर ये है, HClO4 की स्ट्रक्चर ये है। क्लोरीन 7 तक बॉन्ड बना सकता है। आया समझ में? देखो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन, 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 तीन तीन चोर बैठे। इस क्लोरीन किससे खींचने लगेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। तुरंत H+ बाहर निकला। यहां पुचकार पुचकार के एक ही खींचने वाला है, यहां 2 खींचू और यहां 3। सबसे जल्दी H+ ऐसे करो। ये 2 चीजें अपने दिमाग में रखें, दोनों रिएक्शंस क्या क्या। एक बार तो ये ध्यान रखना है, क्लोरीन जो हमारी गैस है अगर उसको ठंडे NaOH के साथ रिएक्शन कराई जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और गर्म और सांद्र NaOH के साथ क्या कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये दोनों बातें अपने। यहां क्वेश्चन ये है, क्लोरीन गैस है, क्या आप NaOH से रिएक्शन करा रहे हो? इससे जलीय NaOH से, हाँ या ना? और जलीय NaOH कैसा है? गर्म है या ठंडा है? ठंडा है। तो उस स्थिति में क्लोरीन बनाता है क्लोराइड आयन और Cl-। ये क्लोरीन किस में कन्वर्ट होता है? क्लोराइड आयन और Cl- में। लेकिन यहां अगर गर्म जलीय NaOH होता तो आंसर होता Cl- और Cl-O3। ये दिमाग में रख। अगर क्लोरीन गैस की रिएक्शन आप ठंडे और जलीय NaOH से करा रहे हो तो आंसर होगा Cl- और Cl-, क्लोराइड और क्लोरेट, Cl- और Cl-। लेकिन अगर यहां गर्म होता, गर्म, तो क्लोराइड तो बनेगा लेकिन क्लोराइड के साथ Cl- नहीं बन के क्या बनेगा? Cl-O3। वो कौन सी अधातु है, इस साल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, जो कभी भी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाती?
सबको पता है, जो कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते, सबको पता है फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत तत्व है, तो देने का सवाल ही नहीं है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो फ्लोरीन पर कभी भी आपको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिलेगी। फ्लोरीन पर हमेशा कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है? नेगेटिव। यही क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं रखती? आंसर फ्लोरीन। इस साल यही क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि फ्लोरीन हमेशा ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्यों रखती है, कथन कारण के रूप में पूछा गया। कारण यह था कि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसीलिए किसी को इलेक्ट्रॉन तो दे ही नहीं सकता, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। इसीलिए फ्लोरीन ऐसा तत्व है जिसके ऊपर कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगा, हमेशा